आज हम लोग देख रहे हैं सम इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, देखो प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए ना कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। ठीक है, उसमें से मैं पहला मेंशन कर रहा हूँ एसेट्स के बारे में कि एसेट्स क्या होता है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत हिंट्स मैंने दिया था पिछले क्लास में। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने थोड़ी बहुत हिंट दिया था कि एसेट्स क्या होता है। अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको पूरा, ये एसेट्स होता क्या है, क्योंकि जब तक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज कुछ नहीं आएगा ना तब तक आप प्रैक्टिकल बना नहीं पाओगे। जनरलिटी में जाओगे तो दिक्कत होगा। तो जनरलिटी में जाने के पहले कुछ चीजें जो है ना वो हमें समझनी पड़ेगी कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। बैड डेट्स क्या होता है, डाउटफुल डेट्स क्या होता है, इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा, तब हमें क्लियर होगा क्या अकाउंटिंग करने में इजी होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हम यहाँ पे मैंने लिखा है सम इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, सम इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। देखो पहला मैंने लिखा है एसेट्स। अब ये एसेट्स का डेफिनेशन है, इसको मैंने लिख के इसलिए रखा हुआ है ना ताकि लिखने में टाइम वेस्ट नहीं, कम से कम समय में आपका हो जाए। देखो एसेट्स मीन्स एनीथिंग, एनी रिसोर्सेज विच इज कंट्रोल्ड बाई एन इंटरप्राइजेस या एन एंटिटी। यहाँ पे एंटिटी लिखा हुआ है, इंटरप्राइजेस को हो, एंटिटी को हो, बिजनेस को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। एक्सपेक्टेड टू फ्लो का मतलब इनकम, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट एराइज होने का चांसेस हो। एसेट्स क्या होता है, कुछ भी हम परचेज करते हैं ना अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, एनीथिंग विच इज परचेज विथ एन इंटेंशन टू यूज इन बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। ठीक है, देखो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको डेफिनेशंस देखोगे तो एसेट्स मींस एनी रिसोर्सेज विच इज कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड टू फ्लो। मतलब कि फ्यूचर में उससे कुछ फायदा, कुछ प्रॉफिट जनरेट होने की कैपेसिटी हो, वही हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, मैं एग्जांपल में बता दूंगा कि एसेट्स की एग्जांपल क्या है। जैसे तुमने एक जमीन खरीदा बिजनेस के पर्पस के लिए, तुमने फर्नीचर खरीदा, तुमने अपने बिजनेस में एसी लगाया, तुमने अपने बिजनेस में फैन लगाया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, बिजनेस वो बेचने के लिए थोड़ी खरीद रहे हो, यूज करने के लिए खरीद रहे हो, वो आपके लिए क्या है, एसेट्स है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि एक फर्नीचर का बिजनेसमैन है। किस चीज का बिजनेसमैन है, फर्नीचर का बिजनेसमैन है। वो क्या खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है। उसके लिए क्या हो जाएगा, वो गुड्स हो जाएगा, एसेट्स नहीं होगा, क्योंकि वो उसी में डील करता है। फर्नीचर का बिजनेसमैन है और डील किस चीज में करता है, फर्नीचर में ही करता है, तो उसके लिए एसेट्स नहीं है। लेकिन अगर फर्नीचर का बिजनेसमैन है, अगर वो कंप्यूटर परचेज कर रहा है, कंप्यूटर परचेज कर रहा है, क्या किसके लिए, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, यानी कि अकाउंटिंग करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, सारी बिल जनरेट करने के लिए कंप्यूटर खरीद रहा है, तो कंप्यूटर उसके लिए एसेट्स बन जाएगा। तो कुछ भी ऐसा चीज जो हम परचेज करते हैं विथ एन इंटेंशन टू यूज इन बिजनेस, वो हमारा क्या होता है, एसेट्स माना जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर इसको ऐसे भी समझे ना, अगर हम कहें कि एनीथिंग विच इज परचेज विथ एन इंटेंशन टू यूज इन बिजनेस, जो कि मैं पहले ही बोला, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एसेट्स का। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली होता है कि अगर किसी चीज को पता करना हो कि ये एसेट्स है कि नहीं है, ये गुड्स है या एसेट्स है, ये पता करना हो तो आप उसके बारे में तीन चीजें पता लगाओ। क्या उसके पास फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज होने का चांसेस है, डेफिनेटली चांसेस है। क्या उसको बिजनेस में हम यूज करने के लिए खरीद रहे हैं या बिजनेस में बेचने के लिए खरीद रहे हैं। तो अगर बेचने के लिए खरीद रहे हैं उसको, तो वो हमारा हो जाएगा गुड्स। लेकिन उसको बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा हमारा एसेट्स। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखा है, एनीथिंग विच इज परचेज्ड विथ एन इंटेंशन टू यूज इन बिजनेस। कुछ भी हम अगर खरीद रहे हैं इस इरादे से कि हमें उसको बिजनेस में क्या करना है, यूज करना है, तो वो हमारा क्या माना जाता है, एसेट्स माना जाता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है विच हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिसमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स एराइज होने का चांसेस होता हो, जो मैं फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स एराइज करके देने की कैपेसिटी रखता हूं, वो हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है विच हेल्प्स इन कंडक्टिंग द बिजनेस, जो बिजनेस को करने में मदद करता हो, जो बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करने में हेल्प करता हो, वो हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। कैसे, देखो जैसे मान लो कि मैंने अपने घर में एसी लगाया, फ्रिज लगाया, फर्नीचर खरीदा, टेबल खरीदा, चेयर खरीदा, फैन लगाया, ये हमारे को बिजनेस में मदद करता है कि नहीं करता है, ऑब्वियस मदद करता है। जैसे एक स्टेशनरी शॉप वाले के एग्जांपल ले लो, स्टेशनरी शॉप वाले ने आगे जो काउंटर लगा रखा है, काउंटर बनवाता है ना, काउंटर फर्नीचर लगाया, आगे काउंटर बना रखा है, क्या वो काउंटर उसको बिजनेस करने में मदद करता है कि नहीं करता है। क्या उसने अपने स्टेशनरी शॉप में एक एसी लगा रखा है, क्या उसको बिजनेस करने में वो मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
डेफिनेटली कर रहा है। अगर मेरी बात करो तो मान लो कि मैंने जो यहाँ बोर्ड लगाया, व्हाइट बोर्ड लगाया है, क्या ये बोर्ड मेरे को बिजनेस करने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मेरे को पढ़ाने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये मार्कर, क्या ये मार्कर मेरे को पढ़ाने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? एसेट्स है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि विच हेल्प्स इन कंडक्टिंग बिजनेस, जो बिजनेस करने में आपको हेल्प करता हो, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। तो अगर डिफिनेशंस की बात करें तो 3 कैरेक्टरिस्टिक देख लेना कि कुछ भी अगर हम परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, क्या करने के लिए? यूज करने के लिए, तो हमारा क्या माना जाता है? एसेट्स होता है। अच्छा, और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखना है उसमें तो आप क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो कि क्या वो आपको बिजनेस करने में मदद कर रहा है? क्या डेफिनेटली कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपका क्या बन जाता है? वो एसेट बन जाता है। एक और हम कैरेक्टरिस्टिक्स उसका देख सकते हैं कि क्या उसमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स एराइज करके देने का फ्लो होने का चांसेस है क्या? फ्यूचर में इकोनॉमिक फ्लो होने का चांसेस है क्या? पैसा कमा के देने का चांसेस है क्या उस चीज से? मान लो जो आपने डेस्क बना रखा है, एक स्टेशनरी शॉप वाले ने जो डेस्क बना रखा है, जो रेक बना रखा है उसने, जो उसमें आप अपनी दुकान में वो प्रिंटर रखा है, प्रिंटर तो उसके लिए एसेट्स है, क्योंकि उसको प्रिंटर को क्यों खरीदा है? वो ऑब्वियस से प्रिंटर को खरीदा है बिजनेस में यूज करने के लिए, फोटोकॉपी करने के लिए उसको, ठीक है। लेकिन जो बुक खरीद रहा है, वो पेंसिल खरीद रहा है, पेन खरीद रहा है, उसके लिए क्या है? गुड्स है, क्योंकि वो तो बेचने के लिए खरीद रहा है ना। तो जो चीज हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं वो हमारा क्या है? गुड्स है, एसेट्स नहीं है। लेकिन प्रिंटर खरीदा है उसने मान लो वो एसी लगा रखा है, उसने मान लो फैन लगा रखा है, घड़ी लगा रखा है, वो चीजें उसके लिए क्या है? उसने खुद के बैठने के लिए एक चेयर लगा रखा है, वो फर्नीचर है उसके लिए, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हम बोल सकते हैं उसको। वो चीजें क्या है? उसको बिजनेस को करने में मदद कर रही है, हेल्प कर रही है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एसेट्स का, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ एसेट्स। क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स कितने तरह के होते हैं? एसेट्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स होता है, ठीक है ना। एक होता है फिक्स एसेट्स, एक होता है फिक्स एसेट्स, इसी को हम बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। फिक्स एसेट्स को नॉन करेंट एसेट भी बोला जाता है और लॉन्ग टर्म एसेट भी बोला जाता है। कई जगह पे कहीं पे फिक्स एसेट लिखा हुआ रहता है और कहीं पे नॉन करेंट एसेट लिखता है। कंपनी के केस में कभी भी फिक्स एसेट्स यूज नहीं होता है, वहां पे लॉन्ग टर्म नॉन करेंट एसेट्स ही यूज होता है। करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स ही यूज होता है, फिक्स एसेट्स वर्ड यूज नहीं होता है, पर नाम एक ही है, ठीक है। फिक्स एसेट्स को उसको करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स को या लॉन्ग टर्म एसेट्स को कहेंगे। किसको? फिक्स एसेट्स हम कहेंगे किसको? अरे जिसकी लाइफ कितनी हो? 12 महीने से ज्यादा हो, 12 मंथ से ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन करेंट एसेट्स। क्या बोलेंगे हम उसको? नॉन करेंट एसेट्स विच लाइफ इज मोर देन 12 मंथ्स, विच लाइफ इज मोर देन 12 मंथ्स। बस इतना ही याद रखना है कि फिक्स एसेट्स किसको बोलते हैं? जिसकी लाइफ कितनी हो? 12 महीने से ज्यादा हो, 12 महीने से ज्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को ही हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म एसेट्स। करंट एसेट्स को ही क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या हुआ? जिसकी लाइफ 12 महीने से कम हो, जिसकी लाइफ 12 महीने से कम हो। जैसे मान लो यहाँ ये लॉन्ग टर्म एसेट्स की, नॉन करंट एसेट्स की हम बात कर रहे हैं। ये एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, ये बोर्ड क्या है? नॉन करंट एसेट्स है कि करंट एसेट्स है? क्यों नॉन करंट एसेट्स है? क्योंकि इसकी लाइफ क्या लग रहा है कि 12 महीने ही लाइफ है क्या इसका? में भी हो सकता है 5-6 साल तक लाइफ हो इसका, ठीक है। लेकिन ये मार्कर, ये मार्कर कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स है कि नॉन करंट एसेट्स है? करंट एसेट्स है। क्यों करंट एसेट्स है? क्योंकि इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं है, डेफिनेटली 1 साल से ज्यादा ये नहीं जाएगा, इस वजह से ये क्या है? हमारा नॉन करंट एसेट्स है। देखो है ये भी एसेट्स, ये बिजनेस को करने में मदद कर रहा है ना, मेरे को पढ़ाने में मदद कर रहा है ना, तो ये भी नॉन करंट एसेट्स है। एसेट्स ही है पर इस टाइप क्या है इसका? नॉन करंट एसेट्स है, सॉरी करंट एसेट्स है। और ये क्या है? बोर्ड क्या है? व्हाइट बोर्ड क्या है? नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि इसकी लाइफ क्या है? 12 महीने से ज्यादा की है और इसकी लाइफ क्या है? 12 महीने से कम की है। मे भी हो सकता है ये 3-4 महीने के बाद ये खराब हो जाएगा, इसको चेंज करना पड़ जाएगा। तो इसकी लाइफ 12 महीने से चूंकि कम है तो ये हो जाता है आपका करंट एसेट्स, इसी को शॉर्ट टर्म एसेट्स बोलते हैं। और जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है उसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। थर्ड मैंने लिखा है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, विच हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये क्या है? टेंजिबल एसेट्स है कि इंटेंजिबल एसेट्स है? मार्कर क्या है? टेंजिबल की इंटेंजिबल? क्यों? क्योंकि ये छू सकते हैं हम इसको ना, इसको देख भी सकते हैं और इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है।
तो ये हमारा मार्कर क्या हो जाएगा, मार्कर एग्जांपल में लिख सकते हो, मार्कर क्या हो जाएगा, टेंजिबल एसेट्स। ये बोर्ड क्या हो जाएगा, टेंजिबल एसेट्स हो जाएगा। फर्नीचर क्या हो जाएगा, टेंजिबल एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है देखो, विच हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन बी सीन एंड टच्ड, इसको छुआ जा सकता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको देखा जा सकता है, वो क्या है आपका टेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसको टच कर सकते हैं। ठीक है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ये क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। तो एग्जांपल के लिए तौर पे आप लिख सकते हो मार्कर लिख सकते हो, बोर्ड लिख सकते हो, फर्नीचर लिख सकते हो, एसी लिख सकते हो, फ्रिज लिख सकते हो, कुछ भी जो भी चीजें लग रही है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, जिसको आप लग रहा है कि छू सकते हैं, ये हम छू सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो आपका क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। तो मैंने क्या लिखा है, विच हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन बी सीन एंड टच्ड। ठीक है, मैंने नेक्स्ट लिखा है इनटेंजिबल एसेट्स। क्या लिखा है, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल जस्ट इसका अपोजिट, इनटेंजिबल एसेट्स क्या है कि विच डज नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो हमारा क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स। एग्जांपल के लिए तुम कह सकते हो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ये सारी चीजें क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को छू सकते हो, देख सकते हो, उसको टच कर सकते हो, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो वो हो गया टेंजिबल एसेट्स। लेकिन कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर लगा है ना, उसको नहीं छू सकते हो, उसको नहीं छू सकते, उसको नहीं देख सकते, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इसका और भी टाइप्स है, इसका स्पेस नहीं है, इस वजह से मैंने लिखा है, मैं अभी इसको लिख रहा हूं, आप इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है आप कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं। पांचवा देख लो, मूवेबल एसेट्स। पांचवा क्या है, मूवेबल एसेट्स। फिफ्थ नंबर पे क्या दिया हुआ है, मूवेबल एसेट्स। ये क्या होता है, मूवेबल एसेट्स का मतलब जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेके जाया जा सके, वो हमारा क्या है, मूवेबल एसेट्स। मतलब कि विच कैन बी मोबिलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, यहां से एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जा सके, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जिसका संभव हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसको हम ट्रांसफर कर सके, वो हमारा क्या है, मूवेबल एसेट्स है। ठीक है, छठा मैंने क्या लिखा है, ई मूवेबल एसेट्स। ऑब्वियस है, ई मूवेबल का मतलब क्या हुआ, अच्छा इसे एग्जांपल क्या लोगे, मूवेबल एसेट का एग्जांपल कुछ भी जो यहां से वहां जा सकता है, जैसे फर्नीचर है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, ये सारी चीजें जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर किया जा सकता है, वो मूवेबल है। ई मूवेबल क्या है, ई मूवेबल जो एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा सकता है। हाँ, लैंड एसेट्स है, पर वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। बिल्डिंग, डेफिनेटली बिल्डिंग भी नहीं किया जा सकता प्रैक्टिकली, या साइंस के युग में तो पॉसिबल हो जाता है कई बार, लेकिन बिल्डिंग भी मूवेबल नहीं है। ठीक है, आप क्या मानोगे, मूवेबल नहीं है, बिल्डिंग भी मूवेबल नहीं है, लैंड भी मूवेबल नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ मशीनरी होती है, हैवी मशीनरी होता है ना, वो उसको भी मूवेबल मूव करना वन प्लेस से टू अदर दिक्कत होता है। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी अगर रहता है ना, प्लांट एंड मशीनरी, तो कई बार वो भी मूवेबल नहीं होता है। ठीक है ना, उसको उसमें से बहुत सारी चीजें होती है ना, जो एक जगह से दूसरे जगह ले जा पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो सिंपल आप एग्जांपल समझना, मूवेबल एसेट्स में क्या आएगा, कुछ भी जो एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा, ई मूवेबल में आपको जो लग रहा है ना कि ये ई मूवेबल नहीं है, जैसे बिल्डिंग तो एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं क्या, नहीं ले जा सकते हैं। लैंड को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं क्या, नहीं ले जा सकते हैं, तो ये ई मूवेबल है। ठीक है, तो हमने क्या देखा टाइप्स ऑफ एसेट्स में, पहला हमने एसेट्स देखा था। ठीक है, एसेट्स देखा था, एसेट्स में क्या क्या देखा था, एसेट्स के बारे में कि जो एसेट्स वो आइटम होता है जो हम बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं, और जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में राइज होने का चांसेस होता है, जो बिजनेस को करने में मदद करता है। ठीक है, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एसेट देखा था। तो टाइप्स ऑफ एसेट्स में देखा था हमने करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट भी बोल सकते हैं, और नॉन करंट एसेट्स को फिक्स एसेट भी बोलते हैं, और उसको लॉन्ग टर्म एसेट भी बोलते हैं ना। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा था उसमें, टेंजिबल एसेट्स देखा था। टेंजिबल एसेट्स क्या होता था, अच्छा फिक्स एसेट्स क्या होता था, जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा हुआ करता था,
और करंट एसेट्स क्या होता था, जिसकी लाइफ 12 महीने से कम हुआ करता था। एग्जांपल भी मैंने लिया था कि कुछ भी जिसकी लाइफ लग रहा है कि ये 12 महीने से ज्यादा यूज हो सकता है, जैसे ये बोर्ड, वो आपका फिक्स एसेट्स था, यानी कि नॉन करंट एसेट्स था, ठीक है। और करंट एसेट्स क्या था, जिसकी लाइफ 1 साल से कम की थी, जैसे मार्कर था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था टेंजिबल एसेट्स, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे टेबल, फैन, फ्रीज वगैरह जो भी चीजें हैं, बोर्ड, मार्कर, ये टेंजिबल एसेट्स था। इंटेंजिबल क्या था, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर, लैपटॉप का सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है। ये सारी चीजें, गुडविल, हाँ गुडविल, ये सारी चीजें क्या है, क्या थी, इमूवेबल नहीं, सारी चीजें क्या थी, इनटेंजिबल, ठीक है। सारी चीजें क्या थी, इनटेंजिबल, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा मूवेबल, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा इमूवेबल, जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते हैं। मूवेबल के एग्जांपल कुछ भी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे आपका फैन है, एसी है, फ्रीज है। उसके अलावा हमने देखा था इमूवेबल का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, ये सारी चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर पाना मुश्किल होता है, नहीं संभव है, वो आपका क्या हो जाएगा, मूवेबल। दूसरा पॉइंट देख रहे हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या देखे थे, एसेट्स देखे थे। उस एसेट्स में हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ एसेट देखा था, और एसेट्स क्या होता था वो देखा था। सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं कैपिटल के बारे में, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल को कई बार इक्विटी भी बोला जाता है, इक्विटी का मतलब कैपिटल ही होता है, ऑनर के द्वारा लगाया हुआ पैसा, ठीक है। इक्विटी बोला जाता है, कई बार उसको क्या बोलते हैं, ऑनर्स फंड भी बोलते हैं, और उसको नेटवर्थ भी कई जगह पे लिखा हुआ रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार कैपिटल के जगह पे इक्विटी लिखा रहेगा, कई बार कैपिटल के जगह पे ऑनर्स फंड लिखा रहेगा, कई बार कैपिटल के जगह पे नेटवर्थ लिखा रहेगा, तो ये सब एक ही नाम है, ठीक है। ये होता क्या है, जो भी अमाउंट ऑनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। शुरू में जब ऑनर बिजनेस को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कुछ भी पैसा अगर बिजनेस में डालता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है, या इक्विटी कहलाता है, या ऑनर्स फंड्स कहते हैं, या नेटवर्थ कहते हैं, ठीक है। अब देखो कैपिटल में ना कई बार एक डेट कैपिटल भी होता है, डेट कैपिटल का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि 5 लाख रुपए का जरूरत है, कितने का जरूरत है, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए मान लो 5 लाख कैपिटल की जरूरत है, 5 लाख कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इस 5 लाख में ना ऑनर के पास, ध्यान सुनना, ऑनर के पास सिर्फ मान लो 4 लाख रुपया है, कितना है, 4 लाख रुपया है, ऑनर के पास सिर्फ 4 लाख है, तो बिजनेस को करने के लिए कितना चाहिए, 5 लाख चाहिए। अब 1 लाख तो उसको कहीं ना कहीं से मैनेज करना पड़ेगा ना, तो 1 लाख उसने मान लो कि बैंक से लोन ले लिया, क्या ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, ध्यान से सुनना। तो ये दोनों मिला के क्या कहला रहा है, कैपिटल कहला रहा है, दोनों मिला के क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, किसको, कैपिटल कह रहे हैं, दोनों को क्या कह रहे हैं, कैपिटल कह रहे हैं। लेकिन अगर ऑनर्स फंड यहाँ पे मैंने लिखा है, तो अगर ऑनर्स फंड की बात करें ना, तो ऑनर्स फंड यहाँ पे कितना होगा, सिर्फ 4 लाख ही होगा। क्यों, क्योंकि ऑनर्स ने सिर्फ 4 लाख ही इन्वेस्ट किया है। तो कई बार क्या होता है ना कि कैपिटल में और ऑनर्स फंड में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। कैपिटल इक्वल हो सकता है ऑनर्स फंड के कब, जब सारा पैसा कौन लगाया हो, ऑनर ही खुद इन्वेस्ट किया हो। लेकिन ऑनर ने मान लो यहाँ 4 लाख लगाया और 1 लाख रुपए उसने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑनर्स फंड हो जाएगा 4 लाख और कैपिटल हो जाएगा 5 लाख। लेकिन सोचो कि 2 पार्टनर है, एक पार्टनर ने 4 लाख लगाया और एक पार्टनर ने 1 लाख लगाया। मान लो बैंक लोन नहीं लेके उसने क्या किया, अपने पार्टनर से ले लिया, तो भी तो ऑनर का पार्टनर से ले लिया, तो पार्टनर भी तो ऑनर ही है ना एक तरह से। अब कितने का ऑनर है, वो 1 लाख दिया है और एक ऑनर ने कितना दिया है, 4 लाख दिया, तो दोनों तो ऑनर ही हो गए ना, ये पार्टनर दोनों एक दूसरे के पार्टनर हो गए और दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ऑनर ही हो गए एक तरह से। तो हम इस वक्त क्या बोलेंगे, कैपिटल कितना है, 5 लाख, ऑनर्स फंड भी 5 लाख और कैपिटल भी 5 लाख, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, देखो मैंने डेफिनेशन लिखा है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द बिजनेस, ऑनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है, या ऑनर्स फंड कहलाता है, या इक्विटी कहलाता है, या नेटवर्थ कहलाता है, ठीक है। ध्यान सुनना, कई बार डिफरेंस होता है, ध्यान सुनोगे, डिफरेंस ये होगा ना कि मान लो ऑनर ने बिजनेस में 5 लाख की जगह पे 4 ही लाख लगाया है, 1 लाख उसने कहीं से लोन ले लिया है, तो कैपिटल तो दिख रहा है आपका 5 लाख, लेकिन नेट ऑनर्स फंड 5 लाख
नहीं दिखेगा। ऑनर्स फंड हो सकता है कितना दिखे, 4 लाख ही दिखे। तो वहां पे ऑनर्स फंड में और कैपिटल में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, 5 लाख अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 5 लाख बिजनेस शुरू कर रहे हो, उसमें से आपने अगर सिर्फ 4 लाख लगाया, ऑनर ने सिर्फ 4 लाख इन्वेस्ट किया है, तो 4 लाख ऑनर फंड होगा, लेकिन कैपिटल 5 लाख होगा। लेकिन दोनों पार्टनर है, अगर दोनों पार्टनर ने मिलकर लगाया है, एक ने 4 लाख लगाया और एक ने 1 लाख लगाया, तो दोनों मिला के तो 5 लाख हो ही गया ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल और ऑनर्स फंड दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कई बार डिफरेंस हो जाता है। जैसे मान लो कि जैसे उसमें दिया हुआ है कि बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ डिवेंचर इशू किया है कंपनी ने, या ऑनर ने कहीं से बैंक से लोन लिया है, ऑनर ने खुद का पैसा लगाया है, तो ऑनर्स फंड तो वही दिखा कि भाई ऑनर जो पैसा लगाया, लेकिन बिजनेस करने के लिए जो हम कर्ज लिए हुए हैं, उधार लिए हुए, वो भी तो हमारे कैपिटल का ही पार्ट है। तो उसी को क्या बोलते हैं, डेब्ट कैपिटल। जैसे मान लो ये पार्टनर नहीं होता, बैंक होता, क्या होता, बैंक होता, तो बैंक से लोन लिया, तो इसको हम बोलते हैं डेब्ट कैपिटल। इसको हम क्या बोलते हैं, डेब्ट कैपिटल। क्या बोलते हैं, डेब्ट डेब्ट कैपिटल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, ये जो कैपिटल लिखा हुआ है, इसको ये जो कैपिटल लिखा है ऑनर्स फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑनर्स फंड। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं ऑनर्स फंड और इसको बोलते हैं डेब्ट कैपिटल। कोई डाउट है इसमें? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कैपिटल के बारे में समझ में आया। कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि एनी थिंग्स विच इज इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द बिजनेस टू स्टार्ट बिजनेस या टू एक्सपेंड बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट किया गया होता है पैसा, किसके द्वारा, ऑनर के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ये तीनों चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूं ना। आप कहोगे कि सर कैपिटल और जब ऑनर्स फंड में डिफरेंस है तो लिखने की क्या जरूरत है। मतलब मैं इसलिए लिख रहा हूं ना कि अकाउंटिंग के लिए, जनरलिटीज बनाने के लिए आपको ये चीजें जानना है, ठीक है। एक ही चीज, एक ही सेंस में हम तीनों का यूज करते हैं, एक ही सेंस में हम तीनों का यूज करते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। अदरवाइज जो कि मुझे डिस्टिंक्शन करना हो तो डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, लेकिन लिखने का पर्पस क्या है ना कि आपको जनरलिटीज कराना है। और जनरलिटीज ये तीनों एक ही मीनिंग होता है, तीनों का एक ही मीनिंग होता है, इस वजह से मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। इसको इरेज कर दूं मैं। इनकम देखो, चलो देखो यहाँ, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या है हमारा, इनकम। 3 नंबर क्या 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 कह रहा है, इनकम। इनकम क्या होता है, इनकम अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करो, इनकम अगर हम एग्जाम्पल लें, इनकम कहते किसको है। देखो, इनकम का मतलब होता है, मैं यहाँ पे फिर एग्जाम्पल एक ले रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि कोई गुड्स सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गुड्स सेल कर रहे हो। ध्यान याद रखना, गुड्स किसको बोलते हैं, कुछ भी हम परचेज कर रहे हैं इस इरादे से कि हमको उसको क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। सेल करना है तो वो कहलाता है गुड्स, ठीक है, गुड्स कहलाता है। और मान लो कि वो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, वो गुड्स हम गुड्स हम सेल कर रहे हैं, मान लो 5 लाख रुपए में। कितने में, 5 लाख रुपए में। लेकिन इस गुड्स को हमने परचेज कितने में किया था, मान लो 4 लाख में परचेज किया था। मान लो इस गुड्स को हमने गुड्स को परचेज किया था, इस गुड्स को परचेज किया था कितने में, 4 लाख में, ठीक है, 4 लाख में। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट 1 लाख प्रॉफिट। अगर हम सिंपल बात है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1 लाख, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, प्रॉफिट 1 लाख आया तो ध्यान से सुनोगे, इसी को बोलते हैं हम इनकम। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम। इसको हम क्या बोलेंगे फिर, ये जो हमने है इसको क्या बोलेंगे हम, रेवेन्यू। क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। या कई बार इसको क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, बोलते हैं इसको, इसको सेल भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे कॉस्ट, क्या बोलते हैं, कॉस्ट। या इसको और क्या बोल सकते हैं, सीओजीएस, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ, सीओजीएस, सीओजीएस का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब कि जो हमने गुड्स बेचा है उसकी प्राइस कितनी है, मैं बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है ना। ये मैं बताऊंगा कि ये होता क्या है, ठीक है। सीओजीएस का मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। देखो ध्यान से, गुड्स को हमने सेल कितने में किया था, 5 लाख में। इसी गुड्स को हमने परचेज कितने में किया था, 4 लाख में, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख का। तो इसी प्रॉफिट को हम क्या बोल रहे हैं, इनकम बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो 4 लाख में हमने खरीदा था उसको हम क्या बोल रहे हैं, वो हमारा कॉस्ट था, वो क्या था, हमारा कॉस्ट था। यहाँ पे 5 लाख में जो हम इसको सेल किए, ये हमारा क्या है, रेवेन्यू है या ये सेल है। रेवेन्यू और सेल एक ही होता है। तो ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इनकम।
सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। इसको एक फॉर्मूले की बेसिस पे बात करोगे तो इनकम के बराबर हो जाएगा रेवेन्यू या सेल। याद रखना, रेवेन्यू को हम सेल भी बोलते हैं, तो रेवेन्यू या सेल माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है, जो हम सामान बेचे हैं उसका कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर इनकम निकालना हो तो रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस लेस करते हैं। देखो ये रेवेन्यू है ना, इसमें से एक्सपेंसेस लेस कर दिया मैंने, एक्सपेंसेस लेस कर दिया ना। ये कॉस्ट क्या है, एक तरह से एक्सपेंसेस ही तो है ना, ये एक तरह का क्या है, एक्सपेंसेस ही तो है ना, बोलो है कि नहीं एक्सपेंसेस। तो ये अगर हम सेल में से या रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस कर दिए तो हमें क्या आ गया, इनकम आ गया। फॉर्मूला है ना वो, तो उस तरह से आप देख सकते हो। ध्यान सुनोगे, हम यहाँ पे जो चीजें बता रहे हैं ना, ये आपको अकाउंटिंग के लिए बता रहे हैं। अकाउंटिंग इन द सेंस हम जनरल एंट्रीज के लिए बता रहे हैं। याद रखना, ये इनकम को कई बार ना, आप जब जनरल एंट्री प्रैक्टिकली जनरल एंट्री बनाओगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ रहेगा, कई बार इनकम की जगह पे सेल लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, सेल लिखा रहेगा। कई बार रेवेन्यू लिखा रहेगा, कई बार आपको रेवेन्यू के अलावा आपको हो सकता है कि इनकम लिखा रहे, सेल लिखा रहे, या कई बार प्रॉफिट लिखा रहे। क्या प्रॉफिट लिखा रहे, बात समझ रहे हो। तो देखो, हम अकाउंटिंग के लिए इन तीनों का एक ही मीनिंग समझेंगे, तीनों का एक ही मीनिंग समझेंगे। जनरल एंट्रीज के पर्पस के लिए हम इन तीनों, जैसे यहाँ पे हम कैपिटल, इक्विटी और ऑनर्स फंड्स और नेटवर्क का एक ही मीनिंग समझे थे ना, किसके लिए, अकाउंटिंग के पर्पस के लिए, सिर्फ जनरल एंट्रीज बनाने के लिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जनरल एंट्री बनाने के लिए इनकम, सेल, रेवेन्यू, प्रॉफिट सबको एक ही मीनिंग समझेंगे। थोड़ा हालांकि डिफरेंस है दोनों में, और मैंने डिफरेंस बता दिया कि भाई रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है और इनकम में क्या डिफरेंस है, रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है और इनकम में क्या डिफरेंस है। तो रेवेन्यू हम सेल को भी बोलते हैं, तो लेकिन अकाउंटिंग के पर्पस के लिए हम इनकम, सेल, रेवेन्यू या प्रॉफिट को एक ही मानेंगे, क्योंकि इसको मुझे कुछ चीजें बतानी है आगे चल के। ठीक है, अब मैं जनरल एंट्री पे, ये 3 तक हो गया ना, 2-3 चीजें और बतानी है, उसके बाद हम जनरल एंट्री पे स्विच करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट है इसमें। कैपिटल मतलब इक्विटी, नेटवर्क या ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड में और कैपिटल में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ऑनर्स फंड बराबर हो सकता है कैपिटल के, कब, जब पूरा का पूरा पैसा किसके द्वारा लगाया गया है, ऑनर के द्वारा लगाया गया है। लेकिन कैपिटल अलग हो सकता है, ऑनर्स फंड अलग हो सकता है, कब, जब ऑनर ने कुछ पैसा लगाया है और कुछ पैसा उसने उधार ले रखा है, तो कैपिटल तो ज्यादा होगा, पर ऑनर ने जितना लगाया उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑनर्स फंड बोलेंगे। लेकिन जहां से लोन लेके आया है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, डेब्ट कैपिटल। क्या बोलेंगे, डेब्ट कैपिटल। तो इसको, ये क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है, इसको नोट कर लो या इसको ले लो। ठीक है, इसको एक बार लिख लो। ठीक है ना, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद कुछ आइटम्स और लिखेंगे। ठीक है ना, कुछ आइटम के बारे में और यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, इसको एक बार लिख लो।